नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। Tend to make mistakes then. यूएस के साथ ट्रेड डील पर अच्छी बातचीत जारी, लेकिन डेडलाइन के दबाव में नहीं होगी कोई डील। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले, डील तभी होगी जब दोनों पक्षों के हित समहित होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में होगा बड़ा बदलाव। एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जा सकती है। कंपोजिट लाइसेंस का भी प्रस्ताव कल कैबिनेट से मिल सकती है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को मंजूरी। इंडिगो ने फ्लाइट कैंसिलेशन मामले में किया मुआवजे का ऐलान। प्रभावित यात्रियों को 5,000 से 10,000 रुपए तक के रिफंड की बात। वहीं इंडिगो के सीईओ को डीजीसीए ने कल फिर बुलाया। भारत जीतेगा, भारत आगे बढ़ेगा, भारत दुनिया को बदलेगा। पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी में बोले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी। कहा, पूरी दुनिया में हो रही है वाइब्रेंट इंडिया की बात। छात्रों को दिया सफलता मंत्र। बोले, चैट जीपीटी आपको उत्तर दे सकता है, लेकिन सही सवाल आप ही को पूछना है। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रही खरीदारी। कैपिटल मार्केट ऑटो मेटल शेयर चमके। फार्मा रियलिटी आईटी इंडेक्स बढ़त पर बंद। खराब बाजार में भी इक्विटी में पैसा आना जारी। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में एमएफ इनफ्लो 21% बढ़कर 30,000 करोड़ के करीब। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में बढ़ा निवेश। एसआईपी इनफ्लो की स्टेबल, हालांकि गोल्ड ईटीएफ में निवेश घटकर हुआ आधा। चांदी में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड तेजी। भाव 1,93,000 के पार। चीन के एक्सपोर्ट प्रतिबंध और अमेरिका में दरें घटने से आई तेजी। थाईलैंड के फुकेट से हिरासत में लिए गए गोवा अग्निकांड मामले के आरोपी लूथरा ब्रदर्स, दोनों को भारत लाने की प्रक्रिया जारी। आज शाम या कल तक गोवा लेकर आएंगे एजेंसियां। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यूएस के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। यूएस के साथ 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। यूएस के साथ डील तब होगी जब दोनों पक्षों के हित समहित होंगे। डेडलाइन के दबाव में कोई डील नहीं होगी। I can only say that negotiations are progressing well. We've had substantive discussions over several rounds of negotiations. In the past, I think 5 rounds have happened. The current visit is not a negotiating round. Current visit is a new deputy USTR who has joined about 3 months ago. It's his first visit to India. We're getting to know each other. He's at the Commerce Secretary level, Vice Minister, so they're all getting to know each other well. He met me also. We had very good substantive discussions. But I've often said on record that a deal is only done when both sides stand to benefit. And I don't think we should ever negotiate with deadlines or hard stops because you tend to make mistakes then. साथ ही आपको बता दें, यूएस के साथ ट्रेड डील पर बातचीत आज भी जारी है। ज्यादा अपडेट लेते हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, ट्रेड डील पर भारत अमेरिका के बीच बातचीत पर क्या है फिलहाल अपडेट? देखिए, 2 चीजें काफी महत्वपूर्ण है। जो अभी उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान आपने सुना, और दूसरा कि वहां के यूएस का डेलीगेशन यहां पे भारत आया हुआ है। तो पीयूष गोयल के बयान में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी वो ये कि हम डेडलाइन के दबाव में कि इस तारीख तक हमें डील करनी ही करनी है, हम ऐसा दबाव में डील नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि नेगोशिएशन करने के लिए टीम नहीं आई है, जो इस बात को दर्शाता है कि जितने भी नेगोशिएशन होने थे, किन किन सेक्टर में हम अमेरिका के
के प्रोडक्ट के लिए बाजार को खोलेंगे, अमेरिका हमारे प्रोडक्ट को खोलेगा, क्या ड्यूटी रेट रहेगा, इस पे मोटा मोटा खाका तैयार हो चुका है। अब कुछ चीजें हैं जिस पे अमेरिका चाहता है ज्यादा छूट मिले, भारत उसको अपना रेड लाइन मान के चल रहा है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे डेयरी सेक्टर हो, तो उस पे भारत किसी भी समझौता के मूड में नहीं। इसका संकेत पीयूष गोयल के इस बयान से निकल कर आ रहा है। और इस बयान को अगर जोड़ कर देखा जाए कि यूएसटीआर ने 2 दिन पहले जो बयान दिया था, कहा था कि भारत के साथ ट्रेड डील करना बहुत सख्त है क्योंकि भारत अपने बाजार को बहुत आसानी से खोलने देता नहीं है। तो दोनों को देखें तो मुझे लगता है कि डील में भारत अपने हितों को लेकर बहुत ज़्यादा सजग है और ये जो टीम यहाँ पर आई है उस सजगता को एक तरीके से एहसास भारत ने करा दिया होगा। हालांकि ये बैठक अब खत्म हो रही है और बैठक के बाद कुछ ही देर बाद हो सकता है उद्योग मंत्रालय की तरफ से कोई बयान, साझा बयान जारी करता हुआ आपको दिखे यहाँ पे, लेकिन डील होने वाला बयान इससे नहीं होगा, इसकी उम्मीद मत करिएगा। लेकिन हाँ, डील होने की तरफ एक कदम बढ़ता हुआ या फिर उसकी जमीन को और मजबूत करता हुआ इस डेवलपमेंट को देखा जा सकता है। जी लक्ष्मण जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आज आवाज अड्डा में भी हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, भारत यूएस ट्रेड डील बेस्ट ऑफर। तो शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए आवाज अड्डा में। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कल कैबिनेट की बैठक में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को मंजूरी मिल सकती है। इसमें एफडीआई की सीमा से लेकर कंपोजिट लाइसेंस तक बड़े बदलाव हो सकते हैं। डिटेल्स के लिए बात करते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, क्या प्रस्ताव है इस बिल में? देखिए, दरअसल सरकार का लक्ष्य यह है कि साल 2047 तक 2047 तक भारत के हर नागरिक के पास इंश्योरेंस पहुंच जाए, हर नागरिक किसी न किसी तरीके से इंश्योर्ड हो। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर आए, कंपनियां आए, इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। इस तरफ कल कैबिनेट में एक बड़ा फैसला हो सकता है, वो है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को मंजूरी मिल सकती है। इसके तहत सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई यानी विदेशी निवेश की सीमा जो अभी 74% तक है उसे बढ़ाकर 100% तक करने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। अमेंडमेंट बिल के जरिए यह भी प्रस्ताव किया जा रहा है कंपोजिट लाइसेंस दिया जाए। अभी क्या होता है कि इंश्योरेंस सेक्टर के किसी एक सेगमेंट के लिए कारोबार करना तो उसका अलग लाइसेंस, दूसरे सेगमेंट में जाना तो उसका अलग लाइसेंस। अब कंपोजिट लाइसेंस मिलेगा, आप चाहे जिसमें कारोबार करना है चाहे कर लीजिए। और इसके अलावा इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के साथ साथ सरकार जो है LIC एक्ट में बदलाव करने जा रही है, वो भी कल कैबिनेट में आ सकता है। उसके जरिए LIC के बोर्ड को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, ज्यादा कमर्शियल डिसीजन लेने के लिए। इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट जो है उसमें ही बदलाव किया जाएगा ताकि नियमों को और ज्यादा आसान और निवेशक फ्रेंडली बनाया जा सके। और कैबिनेट से अगर इसे कल मंजूरी मिल जाती, जो कि कैबिनेट की बैठक 1 बजे है, तो फिर आप देखेंगे कि इसी सत्र में, संसद के इसी सत्र में जो कि 19 दिसंबर तक चलने वाला है, सरकार इस बिल को पारित कराने की कोशिश करेगी। और एक बार संसद से पारित हो गया तो फिर वो कानून की शक्ल ले लेगा। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। अब बात इंडिगो पर एक्शन की। इंडिगो ने फ्लाइट कैंसिलेशन मामले में प्रभावित यात्रियों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। कंपनी ने 5,000 से 10,000 रुपए तक के रिफंड की बात की। वहीं आज इंडिगो के सीईओ भी डीजीसीए के सामने पेश हुए। उन्हें डीजीसीए ने कल फिर बुलाया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स लेते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, इंडिगो ने कितना मुआवजा देने का ऐलान किया है और इंडिगो की जो सीईओ है उनको डीजीसीए ने कल फिर क्यों बुलाया है? जी, इंडिगो ने कहा है कि वो पैसेंजर जो कि 3, 4 और 5 तारीख को जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है और ऐसे जो कि सीवियरली अफेक्टेड है, यानी कि 24 घंटे के अंदर जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है, उनको 10,000 रुपए का वो ट्रैवल वाउचर देंगे। ये अतिरिक्त वाउचर होगा। ये जो सरकार द्वारा जो मैंडेटेड है कि 5,000 से 10,000 के बीच ब्लॉक टाइम के हिसाब से एयरलाइंस को देना होता है जब एयरलाइन कैंसिल करती है अपनी फ्लाइट को, उसके अलावा होगा। तो उन्होंने कहा है कि वो इन सभी पैसेंजर्स को है अतिरिक्त मुआवजा दे रहे हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी डिटेल नहीं दी थी फ्लाइट बुक करते वक्त, तो उन लोगों को कहा गया है कि आप अपनी डिटेल जो है कस्टमर सर्विस को भेजिए ताकि हम आपको भी जो रिफंड का प्रोसेस है वो कर सके। साथ ही जो OTAs हैं, ट्रैवल एजेंट है, उनके थ्रू कुछ जो रिफंड की प्रक्रिया है उसमें दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी कहा गया है कि वो भी जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और जो बाकी रिफंड है वो लगभग पूरा कर दिया गया है, ये इंडिगो की तरफ से कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि आज से अब उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ हो गई है, फ्लाइट्स की संख्या हो गई है, वो
उन्होंने डेली फ्लाइट्स की संख्या 1950 के करीब कर दी है, जो कि पहले 2200-2300 की जो फ्लाइट्स थी वो कम हो गई है, जो 10% कर्टेल किया है, उसके हिसाब से उन्होंने ये नया शेड्यूल की घोषणा की है। वहीं आज एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई, आज डीजीसीए का जो पैनल था, 4 सदस्यीय जो पैनल इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस पूरे मामले में, उसने समन किया था पीटर एल्बर्ट जो सीईओ है इंडिगो के, तो वो सामने पेश हुए, जो जितनी डिटेल्स थी, रोड मैप था, आप हायरिंग कैसे करोगे, आपने एफटीडीएल के आगे कोई उल्लंघन ना हो उसके लिए आप क्या किया, तो इस बारे में सीईओ को ग्रिल किया गया, उनसे पूछा गया, उनसे तमाम जानकारी पूछी गई और कल फिर बुलाया गया है इन्हीं सारी डिटेल्स को और डिटेल में पूछने के लिए। तो ये प्रक्रिया जो है इन्वेस्टिगेशन की, ये लंबी चल सकती है, लेकिन सरकार इस मामले में सख्त है, डीजीसीए इस मामले में सख्त है और आने वाले दिनों में इस तरह की गतिविधियां और आप देख सकते हैं। रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के 13वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में छात्रों को सफलता के मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि जहां हर तरफ कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, वहीं भारत में उम्मीद और सेल्फ कॉन्फिडेंस दिख रहा है। आज पूरी दुनिया में वाइब्रेंट इंडिया की बात हो रही है। India today stands at a proud moment in its development journey when you are graduating. The global economy is growing at less than 2.5%, and India is sprinting ahead at nearly 8%. There is erosion of confidence all around. In contrast, India is bubbling with hope and self-confidence. A decade ago, the rest of India was talking about vibrant Gujarat. Today, the rest of the world is talking about a vibrant India. Nevertheless, we must remember that geopolitical situation has created certain challenges for our future progress. India must become Atmanirbhar, self-reliant in critical technologies and industries. मुकेश अंबानी ने कहा कि एआई और न्यू एनर्जी के क्षेत्र में जबरदस्त कंपटीशन है। इस रेस में जो जीता वही सिकंदर। उन्होंने कहा कि भारत जीतेगा और दुनिया को बदलेगा। As all of you know, right now there is stiff global competition in artificial intelligence, new energy, particularly development of nuclear and fusion technologies, space technologies, and biotechnologies and life sciences technologies of the future. In this race, jo jeeta, wahi Sikandar. Under the dynamic leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, I believe Bharat jeetega, Bharat आगे बढ़ेगा, भारत दुनिया को बदलेगा और हम सब, particularly my next generation, भारत को बदलेंगे। साथ ही उन्होंने छात्रों को सफलता का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी आपको उत्तर दे सकता है, लेकिन सही सवाल आप ही पूछ सकते हैं। Today's world, chat GPT can give you answers, but only you can ask the right questions. In the age of AI, the person with the most answers is smart, but the person with the best questions is a leader, and all of you will be those leaders. Never let your curiosity and your faculty of thinking die. अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। आज सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी दिखी। कैसे रहा है बाजार का हाल, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन देखें तो मार्केट्स में बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिला। निफ्टी की बात करें तो 25,900 के करीब क्लोजिंग, तकरीबन आधे प्रतिशत का मूव। लेकिन खास बात है कि स्मॉल कैप और मिड कैप यहां पर कंपैरेटिव रेजिलियंस बरकरार है। ऑलमोस्ट 1% की बढ़त आज आपको निफ्टी
मिड कैप में देखने को मिली। आप देख लेते हैं कि सेंसेक्स के और निफ्टी के कौन से वो स्टॉक्स है जहां पर आपको एक एक्शन नजर आया। टाटा स्टील अच्छी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, जियो फाइनेंस है, इटर्नल बड़े दिनों के बाद, और अदानी एंटरप्राइजेज यहां पर आपको खरीदारी का एक्शन नजर आया। वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की तो थोड़ी सी गिरावट है बैंक्स और फाइनेंशियल्स में। भारतीय एयरटेल जरूर लुढ़का है और एशियन पेंट्स है लगातार कमजोर। वहीं ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो जो बढ़ने वाले शेयर है, लिस्ट लंबी है। आज कैपिटल मार्केट्स के जितने भी स्टॉक्स थे सब में तेजी थी, इंक्लूडिंग बीएसई लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया, इंडस स्टार, टाटा एलेक्साई और डिक्सन टेक। कल की बड़े शार्प फॉल के बाद आज भी स्टॉक में आपको रिकवरी देखने को मिली। लेकिन गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो एमएनएम फाइनेंस है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसजेवीएन और एमआरपीएल। लेकिन खास बात यह है कि मिड कैप में ऑफलोज काफी बढ़िया रिकवरी। साथ ही बाजार का फोकस आज म्यूचुअल फंड्स के नवंबर आंकड़ों पर रहा है। नवंबर में एक तरफ जहां एसआईपी में थोड़ा स्लिप है तो वहीं इक्विटी फंड्स में जोरदार निवेश हुआ है। क्या है पूरी डिटेल्स बता रहे हैं यतिन मोहता। मामूली सा स्लिप या ब्लिप जैसे आपको कहना कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो एसआईपी के इन्फ्लोज अभी भी स्टेबल हैं। देखिए मार्केट पिछले 6-12 महीने से चैलेंजिंग है, उसके बावजूद मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें तो एसआईपी का इन्फ्लो अभी भी लगभग 29,440 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, जो पिछले मंथ के मुकाबले केवल 80 करोड़ का डिप है। अगर हम ओवरऑल लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ इन्फ्लो बढ़ा है। इनफैक्ट इक्विटी इन्फ्लो कुल मिला के बढ़ते हुए आपको लगभग 30,000 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ नजर पड़ रहा है। तो मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट है और कुल एयूएम भी अगर हम देखें म्यूचुअल फंड्स का वो 80 लाख करोड़ के पार जाता हुआ नजर पड़ रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो गोल्ड ईटीएफ में इन्फ्लो स्लो डाउन हुए हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में जिस तरीके से रैली देखी थी आपने पिछले 3-4 महीनों में, वहाँ एक्सेलरेशन हुआ था। लेकिन नवंबर के महीने में खरीदारी कुछ खास हुई नहीं है। आपके स्क्रीन पर बार चार्ट लेके आते हैं जहां आपको एसआईपी निवेश की एक आइडिया आएगी कि किस तरीके से 29,000 करोड़ के ऊपर ही हम लोग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जा रहे हैं। और अगर हम बात करें सितंबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, तो सारे महीनों में हमने अच्छे खासे एसआईपी इन्फ्लोज देखे हैं। इक्विटी फंड्स में भी अगर आप देखें तो निवेश बढ़ा ही हुआ है, 24,600 करोड़ के मुकाबले अब ये नंबर लगभग 30,000 करोड़ के आसपास जाता हुआ नजर पड़ रहा है। लार्ज कैप फंड्स में भी मंथ ऑन मंथ सुधार है। और अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ भी महीने दर महीने बेसिस पे 500-700 करोड़ का इंक्रीमेंटली फ्लो बढ़ा है। तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है। हाँ, एसआईपी का नंबर में एक हल्का सा स्लो डाउन है मंथ ऑन मंथ, लेकिन क्लियरली निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजारों पे और म्यूचुअल फंड्स पे बना हुआ है। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। ट्रेन टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए रेल मंत्रालय ने इस साल अब तक 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी आईडी को बंद किया है। इसके अलावा जरूरतमंद यात्रियों को ही टिकट मिले, इसके लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं, पूरी डिटेल्स बता रही है संवाददाता दीपाली नंदा। देखिए, कुछ वक्त पहले तक स्थिति कुछ इस तरह की थी कि जब भी यात्री ऑनलाइन तत्काल में टिकट खरीदने के लिए बैठता था, अचानक से कोटा खुलते ही तत्काल की टिकटें खत्म हो जाती थी। उससे क्या होता था कि जो ज़रूरतमंद यात्री है वो टिकट हासिल नहीं कर पाते थे। इसके पीछे क्या वजह थी, इसको रेल मंत्रालय की तरफ से डिकोड किया गया और पाया कि बड़े पैमाने पर एक नेक्सस है जो टिकटों की कालाबाजारी कर रहा है। उसी पर शिकंजा कसते हुए रेल मंत्रालय ने इस पूरे साल की बात करें तो अब तक इस साल में 3 करोड़ से ज़्यादा जो फेक आईडीज़ हैं उन्हें बंद कर दिया है, उन्हें ब्लॉक कर दिया है। और इसमें ज़्यादातर आईडीज़ अनऑथोराइज्ड डीलर्स की थी या फिर उन दलालों की थी जो कालाबाजारी कर रहे थे। इससे जो नतीजा निकल कर आया वो ये कि जो ज़रूरतमंद यात्री हैं उन्हें समय पर टिकट मिल रही है। और साथ ही साथ हमने देखा कि इस पूरे साल पूरा खास तौर पर अगर हम रेल टिकटिंग की बात करें तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, खास तौर पर जो बॉट्स हैं उनको रोकने के लिए, और इसमें बड़ी सफलता भी हासिल की है। जो नंबर रेलवे की तरफ से शेयर किया गया है वो यही कि 3 करोड़ से ज़्यादा फेक आईडीज़ को बंद कर दिया गया। साथ ही साथ तत्काल में टिकट ज़रूरतमंदों को मिले, इसके लिए ऑनलाइन आधार ऑथेंटिफिकेशन बेस्ड बुकिंग की भी शुरुआत की गई। और आपको बता दूं कि अभी 322 जो बड़ी रूट्स की लंबे दूरी की ट्रेनें हैं उसमें इसको लागू किया गया है। और रेल मंत्रालय ने यह भी दावा किया है कि 96 जो सबसे ज़्यादा बिजी ट्रेन हैं उसमें से 95 ट्रेनों में अब तत्काल कंफर्म टिकट जल्दी और आसानी से मिल रही है। यहाँ पर यह आंकड़ा भी आपको देना चाहूँगी कि इसी साल मई में 1 मिनट में रिकॉर्ड 31,814 तत्काल टिकट बुक किए गए थे। तो रेल मंत्रालय इसे एक बड़ी सफलता मान रहा है। और वहीं दूसरी तरफ
तरफ जहां काला बाजारी पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो IRCTC की वेबसाइट है इसे भी एडवांस बनाया जा रहा है ताकि यात्रियों को खासतौर पर जो ज़रूरतमंद यात्री हैं उन्हें तत्काल में समय पर टिकट मिल जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। आज लोकसभा में ई सिगरेट को लेकर हंगामा देखने को मिला है। दरअसल जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी तभी बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सदन में एक टीएमसी सांसद ई सिगरेट का यूज कर रहे थे जो नियमों के खिलाफ है। अनुराग ठाकुर के इस आरोप ने हंगामा खड़ा कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने साफ कर दिया कि किसी भी सांसद को ई सिगरेट, धूम्रपान या किसी भी तरह की प्रतिबंधित चीज का अनुमति नहीं है और अगर ऐसा कोई मामला साबित होता है तो कार्यवाही जरूर होगी। सर, सदन की जानकारी के लिए है सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है। क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर, टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी मान्य टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट व्यवस्था दे रहा हूं। सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है, एक मिनट प्लीज। मैं सभी मान्य सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी मान्य सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। मान्य सदस्यगण, अगर आपको किसी भी विषय पर कोई भी आपत्ति आप लिख के दे दें, ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं निश्चित रूप से इस पर एक्शन टेकन करूंगा। अगली खबर गोवा अग्निकांड के मामले से जुड़ी हुई। आज इसमें बड़ा एक्शन हुआ है। नाइट क्लब के दोनों मालिकों को थाईलैंड में दबोच लिया गया है। थाईलैंड में लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिया गया है और अब इन दोनों को भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है। आज सुबह दोनों भाइयों को फुकेट में पकड़ा गया। दोनों की हथकड़ी वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। थाईलैंड पहुंचने के बाद लूथरा ब्रदर्स एक दूसरे होटल में रुके थे। वहां से वो 8 दिसंबर के बाद निकल गए थे गिरफ्तारी से बचने के लिए। आपको फुकेट से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये वो होटल है, आप मेरे पीछे देखिए, यही वो होटल है, होटल इंडिगो पटोंग एरिया में, जहाँ पे लूथरा बंधुओं को थाई अथॉरिटीज़ ने डिटेन किया। ये दूसरा होटल है जहाँ पर वो आए थे। पहले ही पटोंग के एरिया में एक रिसोर्ट में उन्होंने आकर डेरा डाला। फुकेट से ये पूरा इलाका करीब 1 घंटे का रोड जर्नी है, मतलब फुकेट शहर से बाहर का ये एरिया है। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं इस इलाके में और लगातार इंडियंस जो हैं वो यहाँ पे घूमते फिरते आपको नज़र आएंगे। बीच यहाँ से बहुत पास है, बहुत ही कमर्शियल टूरिस्टी एरिया है। ऐसे एक इलाके में आकर एक होटल में रुकने के पीछे शायद लूथरा बंधुओं का मोटिवेशन ये था कि वो यहाँ के लोकल क्राउड के साथ घुल मिल जाएंगे, इंडियन टूरिस्ट के साथ घुल मिल जाएंगे और उनको डिटेक्ट करने में मुश्किल होगी। लेकिन जिस तरीके से इंडियन अथॉरिटीज़ ने अपने थाई काउंटरपार्ट्स के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा, उनको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि इस होटल में लूथरा बंधु रुके हुए हैं। यहाँ से पटोंग पुलिस स्टेशन भी कुछ दूरी पर ही है, वहाँ पर उनको लेकर जाया गया डिटेंशन सेंटर में और अब इमिग्रेशन सेंटर में कार्रवाई की जा रही है कि कैसे सारे कागज़ के जो काम है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पूरे किए जाएं ताकि जल्द से जल्द अगर पासपोर्ट कैंसिलेशन की ज़रूरत पड़ी तो वो, अगर वीज़ा रिवोकेशन के ज़रिए ये काम हो जाए, जो भी प्रक्रिया लीगली रिक्वायर्ड है उसके तहत ये डिपोर्टेशन का प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए।